हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस ये मेरा जो वीडियो है यह बक्सर के युद्ध के बारे में है। ठीक, तो जो बक्सर का युद्ध होता है 12 अक्टूबर 1764 में। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बक्सर का युद्ध जो कैसे तैयार हुआ, पृष्ठभूमि उसका कि ये सामने आया, वो मैंने बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहला वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब अच्छे समझ में आएगा क्या था। डायरेक्ट ये सब देखेंगे तो क्या रीजन आया उतना नहीं पता चलेगा। तो देखिए, यह जो युद्ध हुआ वह अंग्रेजों और जो नवाब थे, क्या नाम है कि मीर कासिम को अवदस्त कर दिए थे अंग्रेजों ने, और मीर जाफर को दोबारा गद्दी बैठा दिए थे नवाब के, बंगाल के। ठीक है, तो यह मीर कासिम चला जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास, और जहां पहले से ही शरण लिए रहते हैं अली गौहर, मतलब शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट थे। ठीक है, तो इन तीनों लोगों ने मिलकर रणनीति बनाते हैं और अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। यह जो युद्ध होता है यह बक्सर में होता है, इसलिए इसे बक्सर का युद्ध बोला जाता है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। ठीक है, अब इसमें जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता है उसका नाम है हेक्टर मुनरो, और जो मीर कासिम की सेना का नेतृत्व करता है उसका नाम है गुरगीन खां। मीर कासिम ही सेना लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर सुजाउद्दौला और अली गौहर, मतलब कि शाह आलम दोनों लोग हैं। ठीक है, तीन लोग शामिल हैं। अब देखिए इसमें, तो ये सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, अब ये पराजय हो जाती है, इन तीनों की पराजय हो जाती है। पराजय होने के बाद जो शाह आलम द्वितीय होते हैं वह अंग्रेजों के शरण में चले जाते हैं, और कुछ दिनों तक सुजाउद्दौला विरोध करता है और बाद में आत्मसमर्पण कर देता है अंग्रेजों के सामने, और मीर कासिम भाग जाता है दिल्ली की तरफ, और 1777 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बक्सर का युद्ध तो यहाँ तो पराजय हो गया, फिर इसका परिणाम क्या निकला और किसके लिए यह महत्व रखता था, इंपॉर्टेंट किसके लिए था। ठीक है, अब देखिए जो अंग्रेजों की सैन्य दृष्टिकोण से हम देखा जाए तो वह एक बहुत बड़ी जीत हासिल किए हैं। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ मीर कासिम के समर्थक, कुछ दौला के और शाह आलम द्वितीय के भी इसमें है। तो इसका मतलब कि जो हम पिछली वीडियो में देखे हुए थे कि जो प्लासी का युद्ध था वह, उसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला के साथ जो बंगाल के नवाब थे उनकी मौसी, सेनापति और ये सब लोग गद्दारी कर देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, और अंग्रेज आसानी से जीत जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ये विश्वासघात था, इसलिए ब्रिटिश जीत गए, नहीं तो नहीं जीत पाते, ऐसा था। लेकिन जो बक्सर का युद्ध है यह बिना किसी छल कपट के युद्ध हुआ। कोई किसी का मतलब कि वो नहीं किया कि उसका साथ दे दिया सम्राट के साथ, या मुगल अवध के जो नवाब है उसके साथ गद्दारी हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। यह आमने सामने ब्रिटिश और तीनों लोग के साथ युद्ध होता है, और इसमें क्या होता है, बक्सर का युद्ध कौन जीत जाता है, ब्रिटिश। अब ये जीत गए तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था उसका जो निर्णायक मुकाबला हुआ वह बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, और यह सिद्ध हो गया कि अंग्रेज पहले से भी प्लासी का युद्ध बिना विश्वासघात के होता तो अंग्रेज ही जीतते। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या हुआ कि फिर जीतने के बाद बंगाल के साथ साथ जो अवध पर भी उनका हुकूमत नियंत्रण हो गया। अंग्रेजी सत्ता को बोलना उचित नहीं होगा, अंग्रेजों का नियंत्रण भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का नियंत्रण सत्ता नहीं लिखेंगे तब भी नियंत्रण, अंग्रेजों का नियंत्रण। क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पर कब्जा करके अपना शासन नहीं चलाए। ठीक है, बस यहाँ पर विजय किए और अपना ये अवध को बोल दिए कि हम फ्री में आपके यहाँ टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, बस यही। तो देखिए फिर क्या हुआ, इसी के बाद की 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है, और इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में होता है। ठीक है, और जो कि इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो था वह गवर्नर के पद से हटकर चला गया था ब्रिटेन, लेकिन फिर इस संधि के लिए वह वापस आता है। ठीक है, अब तो पहला चरण हम देखते हैं क्या होता है। इलाहाबाद की संधि का जो पहला चरण है वह 12 अगस्त 1765 में होता है, और दूसरा चरण होता है 16 अगस्त 1765 में होता है। तो पहले चरण में क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट हैं, और गवर्नर
रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है। इसमें क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय ये तो पूरे मुगल सम्राट के मालिक हैं, ठीक है, लेकिन हालांकि ये दिल्ली में नहीं थे, ये शरण लिए हुए थे अवध में, ठीक है, सुजाउद्दौला के पास। तो ये इनके पास ये लिखित रूप से अंग्रेज इनसे लेते हैं संधि में कि आप बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी हमें दे दीजिए, ठीक है। और ये ब्रिटिश लोग शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन और उनसे ब्रिटिश को क्या प्राप्त हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, ठीक है। उसके बाद देखिए शाह आलम द्वितीय यहाँ तक हो गया। और उसके बाद देखिए ये कड़ा और इलाहाबाद जिले, ठीक है, इलाहाबाद का जिला जो था, इलाहाबाद जो एरिया के इलाहाबाद का जिला जो था वह अवध से लेकर, अवध के नवाब से लेकर इनको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्या मतलब है कि कुछ चीज इनके पास भी रहना चाहिए कि ये अपना कुछ कर सकें, ठीक है, अपना उतना दूर का रहना या टैक्स जो भी इनके दरबार में कुछ आते जाते लोग रहें, क्योंकि बिना एक अपने राजमहल में रह के क्या फायदा जब उन्हें कुछ करने को रहा ही नहीं जाए, तो कि बेफालतू का नवाब, ठीक है। आगे देखिए फिर तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 में। यह होती है क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच होती है। इसमें क्या होता है कि इलाहाबाद का जिला, ठीक है, इलाहाबाद का जिला और कड़ा ये दोनों लेकर ये ब्रिटिश वाले दे देते हैं सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। और बाकी जो जितना भी रहता है अवध का वो उसी को सुजाउद्दौला को वापस कर देते हैं। और बदले में सुजाउद्दौला ब्रिटिश को 50 लाख रुपए देता है, ठीक, 50 लाख रुपए देता है। और अवध में कर मुक्त व्यापार, अवध में कर मुक्त व्यापार, ठीक है। अब देखिए एक अंग्रेजी सेना, अवध में एक अंग्रेजी सेना रखते हैं नवाब की सुरक्षा के लिए, ठीक है, अवध की सुरक्षा, नवाब की सुरक्षा, जो भी किसी किसी बुक में नवाब की सुरक्षा, लेकिन वो मेनली फोकस करते हैं अवध की सुरक्षा के लिए। हालांकि जो मेन फोकस में रहना क्या था कि क्या अंग्रेज जब वहाँ अपना नियंत्रण नहीं स्थापित किए थे तो क्या अवध मुसीबत में था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार का क्लाइव का जो नीति था वह द्वंद्व शासन वाला ही था, जो कि उभर कर सामने नहीं आया। उभर के सामने मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बंगाल से शुरू किया उसने, अब रख दिया, तो इसका मतलब जो भी चाल रहेगा सुजाउद्दौला का वह सेना के थ्रू पता हो जाएगा, ठीक है। मेन रीजन यही था उसका, लेकिन वह उजागर इसका हुआ नहीं कि द्वैत शासन का। द्वैत शासन का उसलिए उजागर होता है जब मीर जाफर मर जाता है और उसका पुत्र नवाब के लिए बोलता है नजीमुद्दौला। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए बनारस और ये गाजीपुर दो जो जिले हुए थे या क्षेत्र थे, इसकी जो जागीरदारी है, मतलब कि यहाँ का जो टैक्स और जो देखता है ये सब पैसे वैसे का, यह किसको सौंप दिया अंग्रेजों ने? बलवंत सिंह को, ठीक है। बलवंत सिंह को सौंप दिया कि बलवंत सिंह दोनों एरिया का अपना टैक्स लेगा, ठीक है। लेकिन हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि यह बलवंत सिंह को ब्रिटिशों ने इन दोनों जगहों का टैक्स वसूलने के लिए बोला तो इसका अधिकार केवल बलवंत सिंह का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशों ने ये साफ साफ बोला था कि कड़ा और इलाहाबाद का ही जिला वो लेंगे, बाकी सारे क्षेत्रों में सुजाउद्दौला का ही अधिकार होगा। तो ये इनडायरेक्टली बस ऐसा बोल दिया उसने कि बलवंत सिंह दोनों का लेंगे, लेकिन एक प्रकार से किसके अधीन रहेंगे बलवंत सिंह? किसके अधीन रहेंगे? इसी के अधीन रहेंगे, अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला, इसके अधीन ही बलवंत सिंह रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि कुछ पैसा ये बलवंत सिंह अपने पास रखेगा और कुछ उनको दे देगा। या ये भी हो सकता है कि ये सुजाउद्दौला के अधीन ही रहे, लेकिन गाजीपुर और बनारस का जितने भी टैक्स है और बलवंत सिंह ही रखे। और बलवंत सिंह को क्यों दिया गया? बलवंत सिंह, जाहिर सी बात है कि इसने जरूर ब्रिटिशों का साथ दिया होगा, ठीक है, ब्रिटिशों का साथ दिया होगा तभी ना बोले, नहीं तो क्या पागल थोड़ी है ब्रिटिश कैसे ही बोल दें, या कोई और भी रीजन क्या ही हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ रहा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी का साथ देंगे तो वो भी आपका लाभ के लिए कुछ करेगा ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।